हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम जो है आपका 12th स्टैंडर्ड या फिर आईआईटी लेवल का मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एकेडमिक का जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़िए। साथ में जो है आप आईआईटी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो मैथमेटिक्स है उसको यहाँ पर आप सीख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स लेटर ऑन विल बी रिकॉर्डेड हियर। तो अभी हम लोग जो है 12th क्लास के लिए क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, और उसमें हमने सारा सिलेबस कवर किया है। तो आप लेक्चर्स को जाके विजिट करके आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल की हम बात कर रहे थे कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनका हम सोल्यूशंस लिखते हैं। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की हैं, और उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम देखेंगे कि हम इजिली जो है जो डेफिनेट इंटीग्रल से उनको कैलकुलेट कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी इंटीग्रल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, बट डेफिनेट इंटीग्रल अगर है तो उसको हम एक मेथड और एक प्रॉपर्टीज को यूज करके हम उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं, और इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इन प्रॉपर्टीज के बेस्ड, जो बोर्ड की एग्जाम की हम जो बात कर रहे हैं। ये जो लेक्चर्स है, दीज लेक्चर्स आर सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगर इस थ्योरी को आप पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज को। So we have 7 properties, most important 7 properties of the definite integral, और उसमें हम देखेंगे। तो we have just written here the some properties of definite integrals। तो P नॉट P0 मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास P नॉट से हमने डिनोट किया है a to b fx dx is just equal to a to b ft dt। इट मीन दैट कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल है और उसमें हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, वेरिएबल का मतलब कि x के जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल डाल देते हैं, t डाल देते हैं, u डाल देते हैं, z डाल देते हैं, y डाल देते हैं, कोई भी वेरिएबल डाल देते हैं इसकी जगह पर। इफ यू आर जस्ट एनी वेरिएबल यू रिप्लेसिंग विथ, तो उस वेरिएबल के चेंज करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफ यू आर जस्ट पुटिंग इन द प्लेस ऑफ एक्स इज वाई, इन द प्लेस ऑफ एक्स इज टी, है ना। तो इफ यू आर जस्ट राइटिंग हियर एफ जेड, यू कैन राइट लाइक दिस। तो दिस इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल हैव द सेम वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, है ना। ये डेफिनेट इंटीग्रल सेम वैल्यू दी है, तो कैसे हमारे पास आया? यू कैन जस्ट टेक इट। हमने लास्ट क्लास के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था कि हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम कैसे इनको इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे? सब्स्टिट्यूट करते थे। तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या मान लेते हैं? लेट x इज इक्वल टू टी। जैसे हमने x बराबर t माना, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट dx इज जस्ट इक्वल टू dt। और हमने पता था कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास लिमिट्स भी हमारे पास चेंज होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें व्हेन हियर x इज इक्वल टू a, तो दिस इम्प्लाई क्योंकि x इज इक्वल टू t है तो जो t भी हमारे पास क्या रहेगा? a रहेगा। और व्हेन दिस यू कैन से दिस x इज जस्ट इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास t बराबर भी क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको पूरा टोटली सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर यहाँ से हम देखें क्लियरली देख पा रहे हैं कि लिमिट्स हमारे a टू b ही रहेगा, और जो x है उसकी जगह पर t हो जाएगा, और जो dx है उसकी जगह पर dt हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि इफ वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो या चेंज कर देते हो तो उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यू कैन राइट, अगर हमारे पास मान लो एक तरफ हमारे पास x वेरिएबल में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ किसी दूसरे वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो दोनों इंटीग्रल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में, क्योंकि हमें वहां पर वैल्यू की बात करते हैं, किसी फंक्शन की बात नहीं करते। किसी पर्टिकुलर फंक्शन, अगर फंक्शन होता तो इधर x का फंक्शन आता है, इधर t का फंक्शन आता है ना। तो बट यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा, और वैल्यू विल बी सेम फॉर बोथ द इंटीग्रल्स। ओके, तो इट मीन दैट वेरिएबल जो है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें या जो हमारे पास उस फंक्शन के अंदर है, उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दें, किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख दें, तब उसके इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, या कह सकते हो शून्य प्रॉपर्टी, FP0 बोलो उसको, है ना, उस नाम से आप जान सकते हो। तो दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी को हम P1 से डिनोट करेंगे, हम जस्ट डिनोटिंग बाय P1। और ये क्या कहते हैं? A to B
of fx dx is just equal to negative times b to a of fx dx. It means that कि अगर हम लिमिट्स जैसे हमारे पास a जो है लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, a का b कर देते हैं, b का a कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है फ्रॉम 1 to 2 है और आप लिमिट आप 2 to 1 करते हो तो इट विल बी नेगेटिव साइन विल बी देयर, नेगेटिव साइन वहां पर आ जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर। ओके ओके ठीक है। तो इफ यू इफ इन पर्टिकुलर अगर हम ठीक है, तो इस पहले रिजल्ट को हम देख लेते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज टू माइनस ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसका अगर हम प्रूफ देखें कि कैसे आता है तो वी कैन सी हियर क्लियरली वी हैव, तो लेट दिस कैपिटल F इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, है ना, या कह सकते हो इंटीग्रेशन है ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, या यू कैन से जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स का तो कैपिटल एफ एक्स, है ना। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन फ्रॉम a टू b ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका जब इंटीग्रेशन आएगा तो दिस विल बी कैपिटल ऑफ एफ एक्स, है ना, और इसमें हमारे पास लिमिट लग जाएगी फ्रॉम a टू b। एंड वी नो नॉट कैसे लिमिट लगती है, पहले अपर लिमिट रखा जाता है x की जगह पर, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर इसमें से हम निगेटिव बाहर ले लेते हैं, इफ आई एम जस्ट टेकिंग आउटसाइड, तो ये बचेगा एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एफ ऑफ बी, क्लियर। तो यहाँ पर जब हमने समझ लिया, अब हमारे पास ए एज अपर लिमिट हो गया और बी जो है लोअर लिमिट हो गया, और यू कैन राइट लाइक दिस इज योर एफ एक्स एंड यू कैन चेंज द लिमिट, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए, and fx क्या था, this is the integral of fx, so you can also write like this is integration from b to a now, and this is your fx dx. so we proved it, है ना, we proved it, this is simply, so this implies if you are interchanging the limits, then in the expression the negative of the expression is appear, यानी माइनस साइन हमारे पास आ जाता है, दिस विल बी फ्रॉम b टू a ऑफ एफ एक्स, क्लियर। अगर इसी में हम दोनों लिमिट सेम कर लें, इफ आई एम जस्ट पुटिंग a इज इक्वल टू b, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा a टू a एंड एफ एक्स डी एक्स। ओके, नाउ a और a आपस में इंटरचेंज करो तो ये नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा फ्रॉम a टू a, है ना, और नेगेटिव, अब जैसे ए दोनों तो ए ही है तो इनको आपस में जब इंटरचेंज करोगे तो वही सेम ही एक्सप्रेशन बना रहेगा, बट नेगेटिव आएगा बाय दिस एबव रिजल्ट। तो एबव अगर नेगेटिव आ जाएगा तो इधर अगर हम इसको इधर ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, दिस इज फ्रॉम ए टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास सेम लिमिट्स हैं, बोथ बोथ द एंड इज सेम लिमिट, ऐसा कुछ अगर एक्सप्रेशन आता है तो उसका वैल्यू इंटीग्रल के हमेशा 0 आती है। तो दिस इन पर्टिकुलर यू कैन से कि जो लिमिट है दिस इज फ्रॉम a to a is just equal to fx is always 0, whatever the function is matter doesn't matter, but if the upper limit and lower limit is same, the integral value will be 0। okay, ये तो ये चीज हमारे पास, तो we got if you are interchanging the limits the negative sign will be there if b to a and fx, got it। so we have this result, so this is your p1 now। तो दो रिजल्ट हम लोग सीख चुके हैं, एक तो हमने देखा कि हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, कोई भी हम एक्स वाई कुछ भी रख सकते हैं एक्स की जगह पे, और दूसरा हमने देखा कि अगर हम लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। थर्ड वन, इसको हम नाम देते हैं P2। अच्छा, ये P1 P2 इन तरीके से आप ध्यान रखना कि P1 के अंदर हमने क्या बोला है या P2 के अंदर क्या है,
ये सारी चीजें इस तरीके से आप अपने दिमाग के अंदर बिठा सकते हैं आसानी से। दिस इज फ्रॉम ए टू बी, fx dx is just equal to a to c fx dx and plus of, this is from c to b of fx dx। इनका क्या कहना है कि we have this interval a to b, ठीक है। कोई भी पॉइंट हमने सी ले लिया जो इस इंटरवल के है, या यू कैन से कि वी हैव अ रियल लाइन के ऊपर हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास बी है, और इसे बी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके बीच में हमने कोई पॉइंट सी लिया, तो वी कैन ब्रेक दिस इंटरवल ए बी इन टू पार्ट्स, ए टू सी एंड सी टू बी, एंड देन यू इंटीग्रेट एंड यू कम द रिजल्ट बिकम सेम एज फ्रॉम ए टू बी। या यहाँ पर तो भी एक ही ब्रेक हुआ, 2 3 ब्रेक कर सकते हो, जितना चाहो उतने ब्रेक कर सकते हो, एंड उनको उनके सारे सम को हम ब्रेक करते हो। तो पहले देखते हैं कैसे ये होता है। तो अगर हम इसका प्रूफ लिखने जाए, अगर हम इसको देखें कि कैसे आ रहा है रिजल्ट ये, तो यू नो दैट आई एम जस्ट टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ एक्स। ओके, इस इंटीग्रेशन इज कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉम फ्रॉम आरएचएस, है ना, आरएचएस में जरा देख लेते हैं। तो आरएचएस में हमारे पास क्या है, ए टू सी ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस दिस इज फ्रॉम सी टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर होगा क्या, सिंपली यू हैव दिस एफ एक्स, अब इसके ऊपर हमें लिमिट्स को लगा देना है, दिस इज फ्रॉम ए टू सी, और यहाँ पर भी हमारे पास लिमिट्स लग जाएंगी, दिस इज कैपिटल ऑफ एफ एक्स एंड दैट विल बी फ्रॉम सी टू बी। पहले हम अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी एफ सी माइनस ऑफ एफ ए एंड प्लस यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा एफ बी माइनस ऑफ एफ सी। we can see clearly this fc is positive and fc is negative, it will be cancel out, और यहाँ पर fb जो है वो प्लस का है, तो you can just write fb minus of f। और we know that कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this is your fx, और इसमें हमने this is lower limit a and this is upper limit b, and this is also write like this a to b fx dx। इट मीन दैट कि अगर कोई इंटरवल ए टू बी है, उसके बीच में कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट को लेकर हम उस इंटरवल को 2 इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, और उनके ऊपर लिमिट्स लगाकर उनके ऊपर हम इंटीग्रेशन करके अगर हम सम करते हैं उन रिजल्ट्स का, तो वो सेम हमारे पास आता है। दिस इंप्लाइज यू कैन से दिस इज फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू ए टू सी ऑफ एफ एक्स डी एक्स plus this is from C to B of fx dx। Got it? तो this is breakable, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इंटरवल्स में। अच्छा, ये तो हमारे पास एक पॉइंट था। अगर हमारे पास मान लो कुछ इस तरीके से पॉइंट हो गए, ए से हम बड़ा होता C1, फिर C2, फिर C3, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स होते, और यहाँ पर n पॉइंट्स होते, है ना। एंड द nth पॉइंट हमने मान लो बी ले लिया, दिस इज योर बी, एंड इसके बीच में और सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे पॉइंट्स होते, तो वी फॉर्म दिस इंटरवल्स। इसको अगर हम ये वाला सी नॉट कह देते हैं, वी फॉर्म दिस इंटरवल लाइक दिस, वी कैन से दिस इज ए टू C1, एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा इंटरवल जो बनता वो C1 से लगाकर C2 बनता, फिर हमारे पास C2 से लगाकर हमारे पास C3 बनता, and so on up to Cn minus 1 to Cn या कह सकते हो B, ये हमारे पास इंटरवल फॉर्म्स होते हैं। तो इन इन कितने भी हम ब्रेक कर लें, उसके बाद अगर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर हमारे पास जैसे कि हमारे पास इंटरवल है A to B, है ना, तो यहाँ पर हम पॉइंट एक लिया, मान लो 1 2 C2, इस तरीके से हम इन पॉइंट्स में ब्रेक करके उस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यू कैन से लाइक दिस, वहां पर तो हम एक सी की बात करते थे, यहाँ पर अगर एक से ज्यादा भी पॉइंट्स में ब्रेक करना चाहें तो वी कैन। So this is from A to B. This is your fx dx is just equal to what? This is from A to C1
है ना, C1 you can just say fx plus dx and plus now C1 to C2 and fx dx, है ना। फिर इसी तरीके से this is C2 to C3 and fx dx and so on like this, and in the lastly this will be Cn minus 1 and Cn of fx। तो ये जनरल हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई कि वी कैन ब्रेक इन दिस सेंस, ओके। तो बट आपके लेवल पे हमें बस इतना ध्यान रखना है, एक या दो पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है। इफ हम वी हैव दिस इज a to b of fx dx and there is any point c which is lies in this interval a comma b, then this interval can be break and you can find separately the integrals and then add up, you will get the same result। a to c, this is your fx dx and plus of this is from c to b of fx dx, got it। तो ये आप रिमेंबर रखना, ये याद रखना आप। So this was the property number 2, it means 3 property we have done, P2 we have done। now P3 की बात करते हैं। P3 क्या कहता है, if there is a integration from a to b fx ds, this is a definite integral and this will be equal to from a to b f of a plus b and minus of x into dx, this is a to b f of a plus b minus of x into dx। so this is from a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus of x dx। मतलब कह सकते हो कि दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम इंटीग्रल हमारे पास निकल के आता है। तो लेट अस सी हाउ ये सही बात है कि नहीं, है ना, ये प्रॉपर्टीज ट्रू है या फिर नहीं, लेट अस चेक इट। तो हम RHS लेते हैं और RHS को हम LHS लाने की कोशिश करते हैं। a to b f of a plus b minus of x of dx, हम क्या करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट दिस a plus b minus of x is just equal to t ले सकते हैं। तो अगर हम इसके बराबर लेंगे तो a कांस्टेंट 0 b कांस्टेंट 0, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो दिस इंप्लाइज यू कैन से दिस dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ dt, ओके। अच्छा अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया है a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो अब हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो t के अकॉर्डिंग हमें करनी होगी। तो if you are just changing the limit when this x is equals to a, this t is equals to a plus b minus का a and it will be cancel and this is equals to b। तो जब x a था तब t क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, एंड जब हमारे पास x जो है b है तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी इज कैंसिल इज x इक्वल टू a, ठीक है। तो अब जो लिमिट्स हमारी लगेंगी वो b टू a लगेंगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो क्या है a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो हम वहां पर जो है जब लिमिट्स लिखेंगे तो अब अगर x बराबर a रखा तो a कैंसिल तो b बच जाएगा, जब b रखा तो b भी कैंसिल a बच जाएगा। तो जब x a था तब हमारे पास t b आ रहा है, जब x b था तो a आ रहा है, तो इसका मतलब लिमिट अब b टू a हो जाएगी और इसकी जगह पर हो जाएगा t और dx की जगह पर माइनस ऑफ dt, दिस इज माइनस ऑफ dt, क्लियर। तो व्हाट यू गॉट हियर, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a ft dt। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था बाय द प्रॉपर्टी p नॉट, p नॉट ये कहती है कि यहाँ पर से t लिखा हुआ है तो t की जगह हम x भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट, है ना। तो अगर हम इस चीज को लिख सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस दिस इज फ्रॉम b टू a, दिस इज योर fx t। और अभी हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं लिमिट्स को तो निगेटिव हमारे पास आ जाता है या निगेटिव जुड़ जाता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं a टू b एंड दिस इज fx t एंड दिस इज योर LHS, क्लियर। तो हम देख पा रहे हैं कि दिस टू इंटीग्रल्स फ्रॉम a टू b, ये प्रॉपर्टी जो P3 है तो कहती है दिस इज fx dx इज
जस्ट इक्वल टू ए टू बी, सेम लिमिट होनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स ऑफ डी। ठीक है, तो ये सेम रिजल्ट्स आते हैं, दोनों सेम इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, इसका भी हम कहीं यूज कर पाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 जो है वो पर्टिकुलर केस है, P3 जो P4 है, या कह सकते हो प्रॉपर्टी 5, नोटेशन है ना, 0 से लगाकर 5 तक का, 4 तक का। तो P4 इज द पर्टिकुलर केस ऑफ, ठीक है, तो ये क्या कहता है, दिस इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू 0 टू a, यहाँ कुछ नहीं करना, वही वाली प्रॉपर्टी लगाओ जरा P3 वाली, तो उसमें क्या कहेंगे, 0 प्लस a माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, this just equal to what, this is your 0 to a and f of a minus x of b, है ना। तो P4 is the particular case of पर्टिकुलर केस ऑफ P3, है ना, P3 का ही पर्टिकुलर केस है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, यू इफ देयर इज 0 टू a of f(x) dx, so you can just write here this is the 0 to a and this f of a minus x of b, these are same value, okay। तो P5 क्या कहता है, दिस इज saying this is 0 to 2 of a if they are the limit from 0 to double times of a, this is fx dx is just equal to, अगर हम इसको हाफ करना चाहे, 2a है, 2a का हाफ a हो जाएगा, है ना। तो अगर लिमिट हम यहाँ पर करना चाहें 0 टू a fx dx, है ना, इज प्लस ऑफ 0 टू a f of 2a minus of x of dx, this expression is turned to in this expression and how it turn, ये चीजें हम जरा देखते हैं। आप एक चीज समझो, if here written 0 and here the 2a, it means it's positive, so here somewhere will be a, ये कहीं a मौजूद रहा होगा, है ना, somewhere will be a, ओके। तो आइए जरा P5 है ना, let us see। तो हमें क्या करना है, हम RHS लेके चले और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 0 टू a fx dx, ये ऐसे ही लिखा रहने को, प्लस यहाँ पर है 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स ऑफ dx, तो हम क्या करेंगे, लेट दिस 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इन द सेकेंड टर्म, इसके अंदर, है ना। तो जिसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म 2a का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ dx इज इक्वल टू dt, ओके। अब यहाँ पर लिमिट लिखते हैं, तो when this x is equals to 0, this t is equals to 2 times a, or when this x is equals to a, this is t is equals to 2a minus a is just equal to 2, okay। तो आइए जरा देख लेते हैं, तो 0 to a, this is your fx dx, है ना। तो अब लिमिट हो जाएगी तुम्हारे पास 2a टू a, और ये हो जाएगा एफ टी, और ये माइनस का ऑफ टी, यहाँ से अगर हम dx की बात करें तो dx जो निकलेगा वो माइनस टाइम्स ऑफ dt निकलेगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास निगेटिव में, तो दिस इज माइनस फ्रॉम 2a to a and this is your ft into dt, and we can change because of the first one, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उससे हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज 2a to a एंड दिस इज fx to a, वी कैन राइट लाइक दिस। और ये माइनस हमारे पास अगर हम इंटरचेंज करेंगे लिमिट्स को तो माइनस प्लस में हो जाएगा या प्लस माइनस में हो जाता है ना, नेगेटिव साइन आ जाता है बाहर। तो दिस इज फ्रॉम 0 to a, this is your fx dx and this is your plus of a to 2a or fx dx, clear? So we have this property, और ये चीज कंबाइन जब करेंगे, अभी हमने देखा ना कि अगर हम 0 to 2a जाते हैं तो बीच में a पड़ता है, तो वी हैव अ लिमिट फ्रॉम 0 to a और a to 2a, तो इफ यू कंबाइन टुगेदर यू विल हैव द लिमिट फ्रॉम 0 to 2a इन द सिंगल इंटीग्रल। ओके, तो इसको अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो लिमिट हो जाएगी 0 to 2a, 0 to a to 2a गई थी, और दिस इज योर fx dx। यही तुम्हारे पास क्या था, एलजेब्रा। तो इम्प्लाई दैट, इसका मतलब है कि अगर कोई इंटीग्रल है जिसके अंदर लिमिट 0 to 2a है ऑफ fx dx है तुम्हारे पास, तो यू कैन ब्रेक फ्रॉम 0 to a and fx dx and plus also limit 0 to a, and this will be in the limit, this is 2a minus x of d। So we have this property and this is property number 5। okay, property number 5। okay, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये इसका पर्टिकुलर केस है ना। पर्टिकुलर केस क्या है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड 2a है, तो उस केस में हम पर्टिकुलर केस लगा सकते हैं। तो p of 6, the seventh property is saying that this is from 0 to 2 of a fx dx अगर है तो इसको हम 2 times 0 to a कर सकते हैं, दिस इज योर fx dx। ओके, इफ दिस फंक्शन f of 2a minus x is again x, है ना, इसका मतलब पीरियोडिक है, उसका पीरियड कितना है 2a है, तभी वो fx फिर से आएगा, और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है इफ this f of 2a minus of x is equals to minus times of x, है ना। तो ये चीज हमें अगर देखना है, if it is 2a minus x is equals to fx, then you put in this above expression, you will get 2 times of from 0 to a fx into dx, और अगर ये माइनस fx है तो ये 0 आंसर आता है। क्लियर? एक प्रॉपर्टी है 7th वाली, P7 में 2 पार्ट हैं। एक तो पार्ट ये है कि अगर -a से a के ऊपर जा रहे हैं, तो जो अदर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं उनका इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड इजीली फ्रॉम -a to a and fx dx, that is equals to 2 times 0 to a of fx dx if f is a even function, if f is an even function। अगर इवन फंक्शन है f, तो उस केस में तुम्हारे पास जो -a to a of fx dx is just equal to 2 times 0 to a of fx dx। लेकिन अगर ऑड फंक्शन है, इवन का मतलब तो समझते हो ना सब लोग, इसका मतलब क्या होगा कि f of minus times of x is just equal to fx। clear? Similarly, if I'm just going for it and this is from -a to a and this is your fx dx is just equal to 0, अगर हमारे पास f एक ऑड फंक्शन है, if f is an odd function, okay, yeah, you can say here this is if f of minus of x is just equal to minus of fx, this is the definition of odd function, this is the definition of even function। तो अगर कोई इवन फंक्शन है और हमारी लिमिट -a to a लिखी हुई है, तो वो 2 times ऑफ 0 to a लिख सकते हैं fx dx। और अगर हमारे पास कोई ऑड फंक्शन है और लिमिट नेगेटिव, सेम वैल्यू, सेम नेगेटिव टू सेम पॉजिटिव पे है, तो उस केस में उसका वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, है ना। ये हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पी नॉट, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, है ना। तो इसका मतलब 8 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो हम आसानी से इंटीग्रल्स को कर पाते हैं। क्लियर? और हमने उनको प्रूव भी देखा कि किस तरीके से हम प्रूव कर पाते हैं चीजों को। ओके, तो आई थिंक यू एबल टू आइडेंटिफाई। तो आज इस लेक्चर में मैं इतना ही करूंगा।
ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको रीड आउट करना है। राइट डाउन करने के बाद मतलब रीड आउट करना, पहले लिख लो, फिर लिखने के बाद उनको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम्स को ट्राई करना है जो इनके ऊपर बेस्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम्स ही करेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की होंगी और इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम होंगी। तो आप जैसे हमने कहा P7, तो P7 जैसे बोले तो इसका मतलब इसमें दो ऑप्शन है, -a to a ही लिमिट लेना है। तो fx इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a आता है। इफ फंक्शन इज इवन, अगर ऑड है तो 0। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है P7 की, ये बहुत इस्तेमाल होती है। दिस वन, सॉरी, दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। हमको कोई और फंक्शन दे देगा और लिमिट, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर देखा है मैंने, क्वेश्चन फटा फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कि अगर हम करने जाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेंथी प्रोसेस हो जाता है या कुछ हो जाता है, बट अगर हमें प्रॉपर्टी आती है तो हम बिजली बहुत ही जल्दी उन इंटीग्रल्स का जो सोल्यूशन है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। क्लियर? तो आई होप सो कि प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। एक बार सारी प्रॉपर्टीज एक साथ में लिख लेते हैं और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को, और आप लोग भी लिख लीजिए। तो पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जिसको हमने P नॉट नाम दिया था। दिस इज नथिंग, दिस इज फ्रॉम A to B, fx dx is just equal to same limit from A to B. If I'm just changing the variable, the integral value will be not change, है ना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल। P1 की हम अगर बात करें तो हमने देखा था A to B fx dx, अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं, जैसे फ्रॉम B to A कर देते हैं, तो निगेटिव आ जाता है हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर। दिस इज योर dx, ओके। और इन पर्टिकुलर हमने देखा था कि अगर हम सेम लिमिट रखते हैं, फ्रॉम A to A रखते हैं, और बाय दिस प्रॉपर्टी इफ यू आर इंटरचेंजिंग A to with A, you will get नेगेटिव टाइम्स ऑफ दैट वन, और वो तभी पॉसिबल है जब वो इफेक्ट, वो पूरा चीज 0 होगी। तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अगर सेम लिमिट है अपर एंड लोअर, देन उसका इंटीग्रल हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट इज P2 प्रॉपर्टी, दिस इज योर फ्रॉम A to B fx dx, we can break this interval in two parts, है ना। if from you are just saying A to C, हम इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें और उसको सम अप कर दें किसके साथ, C to B के साथ, जो हमारे पास इंटरवल है उसको, उसमें इंटीग्रल को कैलकुलेट करके हम सम अप कर दें, ठीक है। फिर हमारे पास P3, इट मीन फोर्थ वन प्रॉपर्टी, फ्रॉम A to B fx dx is just equal to, this is from A to B f of A plus B minus of x into dx. So this is your P3 fourth property, and then P4 क्या है, इसका पर्टिकुलर केस है। अगर हम कह देते हैं 0 to A fx dx, और हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, जैसे A प्लस बी करते थे तो 0 प्लस A मतलब A ही बना रहेगा, तो दिस विल बी 0 to A f of A minus x of dx, we can write like this. Okay. Similarly, this P5 property, this is from 0 to 2a of fx dx, then you can just अब लिमिट को हमने रिड्यूस कर दिया, 0 to 2a था, हमने 0 to a ही करा, और अब हमारे पास ये ब्रेक हो गया 0 to a fx dx and plus this is from 0 to a ही लिमिट है, but we can just write here f of 2a minus x of dx। और हमने इसको देखा था सिंप्लीफाई करके कि सेम हमारे पास चीजें आ रही। P6 या कह सकते हो सेवेंथ रिजल्ट, दिस इज फ्रॉम प्रॉपर्टी, दिस इज फ्रॉम 0 to 2 of A, this is your fx dx is just equal to 2 times 0 to A of fx dx, है ना। अगर 0 to 2a हमारे पास है तो एबव जो है इसका पर्टिकुलर केस है कि इफ दिस इज 0 to a of fx dx, अगर पीरियोडिक फंक्शन है, कह सकते हो इफ this is f of 2a minus x is, again we get fx, and
इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ जाती है, दिस वैल्यू बिकम 0 if this f of 2a x minus is just equal to minus of f। अगर f of 2a minus x is just equal to negative times of fx, देन उस केस में जो इंटीग्रल है उसका 0 वैल्यू आएगी। अदरवाइज हमारे पास जो है 2 टाइम्स 0 to a रहेगा। ठीक है। P7 प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? P7, तो दिस इज from 0 to minus a to a of fx dx, ठीक है, इज जस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स from 0 to a of fx dx if this is f is an even। अगर इवन फंक्शन है तो उसका उस केस में माइनस ए से अगर लिमिट माइनस ए से ए लिमिट है तो 2 टाइम्स 0 to a of fx dx हो जाता है इफ f इज एन इवन फंक्शन। और इवन का मीनिंग हम लिख लेते हैं, f of minus x is just equal to fx, दिस इज द मीनिंग ऑफ इवन फंक्शन। एंड सेकेंडली अगर ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो फंक्शन इज ऑड, f of minus a to a of fx dx is become 0 if f is an odd function, with odd function। अगर ये odd function है तो उस केस में इसका वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। एंड दिस वी कैन से दिस इज if of f if f is minus of x is just equal to minus times of f। क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन ऑड है और लिमिट माइनस से पॉजिटिव पे है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो दीज आर द 8 प्रॉपर्टी P0 to P7। ये ऑल प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो वो समझ में आएगा कि हमारी प्रॉब्लम्स कैसे हो रही हैं या कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम कर रहे हैं। ओके, तो होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो और भी स्टूडेंट्स को आप रिकमेंड करिए और आप शेयर करिए इस नॉलेज को, इस वीडियो लेक्चर्स को, बिकॉज दीज आर टोटली फ्री, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। और ये सारा जो सिस्टमेटिक कंटेंट है एक बार जो है प्योर डिफाइंड कंटेंट है। तो यहाँ से अगर आप चीज़ों को सीखेंगे और आप करेंगे तो आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर और इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मस्ट वॉच नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।